होता था। तो आप देखेंगे कि पेंटेड इमेज का क्या मतलब है। पेंटेड इमेज माने जो मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि जो है ना ड्राइंग की जाती थी, पेंटिंग्स की जाती थी, उसको जो है ना यहाँ पर हम पेंटेड इमेज कहते हैं। तो ये जो पेंटेड इमेज वाला जो कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, इस का क्या मतलब है? आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि आपके प्रैक्टिकल फाइल्स में जब एक तरफ जो है ना उसमें राइटिंग के लिए लाइन वाली पेज होते हैं और दूसरी तरफ जो है ना उसमें ब्लैंक पेजेस होते हैं। सो आप लोग जो लाइन में लिखते हो, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट थिंग बाय ड्राइंग, बाय ए पिक्चर। उस पिक्चर से आप वो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो जो आपने उस पर लिखा है। इन द सेम वे क्रॉनिकल्स में क्या होता था कि जो नैरेटर था, माने जो राइटर था, ही यूज्ड टू राइट द इवेंट, और फिर उस इवेंट से रिलेटेड अगर कोई पिक्चर है तो उसको पेंटिंग उसकी की जाती थी। उसकी पेंटिंग जब की जाती थी तो उसको जो है ना सुंदर तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता था। और ये जो पेंटिंग थी, ये पेंटिंग जो है वो विजुअल फॉर्म में हूबहू वही चीज थी जो कि वर्ड फॉर्म में एक तरफ को लिखी गई है। एक तरफ में जो लिखी गई है उसी को जो है ना विजुअल फॉर्म में, मिनिएचर फॉर्म में, एक छोटे रूप में उसको एक्सप्लेन किया जाता था। और इससे जो है ना जो बुक्स थी, टेक्स्ट थी, वो क्रिएटिव हो जाती थी और वो ज्यादा डेकोरेटिव हो जाती थी और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती थी और जो है ज्यादा इफेक्टिव हो जाती थी, इम्प्रेसिव हो जाती थी, है ना। तो इस तरीके से जो है ना आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। और ये जो पेंटिंग्स बनाने का काम है, इसके लिए कैलीग्राफर्स अलग होते थे और पेंटर्स अलग होते थे, स्क्राइब्स अलग होते थे, और इसके अलावा जो है ना बाइंडर्स, जिसको हमने बोला ग्लाइडर्स, वो अलग होते थे, गिल्डर सॉरी, वो अलग होते थे। तो आप लोगों ने देखा कि देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल हु वर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स और द क्रॉनिकल्स और द टेक्स्ट। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पिक्चर्स होती थी, पेंटिंग्स होती थी, इस ये पेंटिंग जो है वो बुक की सुंदरता को बढ़ा देती थी। और ये एक स्पेशल पावर को इंडिकेट करती थी। माने एक स्पेशल पावर, माने कि एक पेंटिंग क्या है, एक कम्युनिकेटिंग स्किल है। आप लोग अगर कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन में जाएं तो यू विल सी अ नंबर ऑफ पेंटिंग्स, एंड देन वो जो पेंटिंग्स जो रियलिटी में दिखाई दे रही है उसका मीनिंग कुछ और है। तो वो क्या है, वो आर्ट ऑफ पेंटिंग है। आर्ट वो एक तरीका है अपने को कम्युनिकेट करने का, मैसेज को कन्वे करने का। माने आपके दिमाग में क्या है, व्हाट आर योर थॉट्स, उसको कम्युनिकेट करने का ये एक अच्छा तरीका है। Sometimes when we don't want to read any book, what we do is we just go through the book and see the pictures, and sometimes the pictures are so attractive that we wish to read that particular book. तो इसका मतलब है कि पेंटिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। और यहाँ पर जब हम क्रॉनिकल्स की बात कर रहे हैं तो इन क्रॉनिकल्स में उन्हीं पेंटिंग्स को, उन्हीं को पेंट किया जाता था या उन्हीं की ड्राइंग बनाई जाती थी जो कि क्रॉनिकल्स में लिखा गया है, जो वर्ड वर्ड लिखा जा रहा है, उसी के लिए डेपिक्ट किया जा रहा है, पिक्चर के थ्रू उसको डेपिक्ट किया जा रहा है। तो पिक्चर जो है वो क्या है कि ये भी एक तरीका है, इट इज ऑल्सो ए सोर्स टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ द एम्परर, डिस्क्राइब द पावर ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का जो एक हिस्सा है कि व्हाट इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर कंडक्टेड इन द एम्पायर बाय द एम्परर। और कोर्ट के जो सीन्स थे वो मतलब उनकी पावर को ही शो करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए बनाए जाते थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिस्टोरियन अबुल फजल हु वाज द राइटर ऑफ द आईने अकबरी, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो पेंटिंग है इट इज अ मैजिकल आर्ट। पेंटिंग को उन्होंने क्या कहा, इट इज अ मैजिकल आर्ट। इन हिज व्यू इट हैड द पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। माने उसका उनका ये व्यू था कि जो निर्जीव चीजें हैं उनको भी बिल्कुल लाइव बना देती है। पेंटिंग्स के थ्रू वी कैन मेक देम लाइव।
जो कि क्या बोलते हैं नॉन लिविंग है, उसको भी हम लिविंग के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि इसमें लाइफ हो, जैसे कि इसमें जान हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अभी निकल करके बोल पड़ेगी। तो आप ये देखेंगे कि जो ये पेंटिंग्स जो प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स पोर्ट्रेइंग द एम्परर, हिज कोर्ट एंड द पीपल हु वर पार्ट ऑफ इट वाज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट टेंशन। अब एक चीज आपको समझने वाली बात है वो ये है कि जो ये पेंटिंग्स की जाती थी, ये पेंटिंग्स जो है, ये जो पोर्ट्रेइंग की जाती थी, ये जो पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे, दिस बिकेम ए बिग टेंशन फॉर द रूलर। दिस बिकेम ए बिग टेंशन फॉर द रूलर। रूलर के लिए जो है ये एक बहुत जो है बड़ा टेंशन का कारण बन गया। और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, अब देखो कि रूलर्स और एक ऐसा वर्ग था जो कि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी जिनको कहा जाता था, जो रूढ़िवादी विचारों के थे, माने जो कट्टरपंथी थे, जो रूढ़िवादी विचारों के थे। व्हाट वर देयर बिलीव्स, व्हाट डू दे थिंक, वो लोग जो है पेंटिंग्स के खिलाफ थे। उनको पेंटिंग्स करना पसंद नहीं था। पसंद नहीं था मतलब इट वाज नॉट चॉइस। वो ये कहते थे कि पेंटिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। व्हाई? क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम में पेंटिंग करना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स कहा करते थे। एंड इसीलिए वो पेंटर्स को अच्छा नहीं मानते थे। और उनके हिसाब से जो पेंटिंग की जाती थी, तो उनके उनको ऐसा लगता था कि पेंटिंग करने से ये जो गॉड की पावर है, ये उसको जो है ना उसको जो है ना मतलब अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी थी, ये कौन लोग थे? ये थे उलेमा। उलेमा लोग जो थे वो पेंटिंग को पसंद नहीं करते थे और ये उसको अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे। इवन सम ऑफ द रूलर्स वर अगेंस्ट इट, बट अकबर वॉज इन फेवर ऑफ इट। अकबर को जो है ना पेंटिंग करना बहुत पसंद था और पेंटर्स को भी वो बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो इनका क्या व्यू था? द लेटर डिड नॉट फेल टू इन्वोक द इस्लामिक प्रोहिबिशन of the portrayal of human beings enshrined in the Quran and as well as the Hadith। इनकी जो आयतें लिखी जाती हैं उसमें और इस्लाम धर्म में मतलब ये चीजें कही गई हैं कि जो है ना पेंटिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। इट इज प्रोहिबिटेड, निषेध है, मतलब इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट परमिटेड। which described an incident from the life of the Prophet Muhammad। मतलब प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ से एक इंसिडेंट लिया गया था, एक इंसिडेंट था जिसकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और उसमें क्या था कि जो here the prophet is cited as having forbidden the depiction of living beings in the naturalistic manner, as it would suggest that the artist was seeking to appropriate the power of creation। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर ये माना गया कि जो आर्टिस्ट है वो पिक्चर बना करके और गॉड की जो सुपर नेचुरल पावर है उसको अटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि क्रिएशन का काम जो है वो तो किसका है? गॉड का है। तो यहाँ पर आर्टिस्ट अगर कुछ क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है ही इज ट्राइंग टू अटेन द पावर ऑफ द गॉड। तो यहाँ पर जो है ना उसको जो है ना मतलब इस चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता है, उसको परमिट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो पेंटिंग्स के बिल्कुल खिलाफ थे। वो पेंटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना ही पेंटिंग के काम को बिल्कुल पसंद करते थे, बल्कि इस बात के लिए वो विरोध भी करते थे। एंड दिस बिकेम द टेंशन फॉर द रूलर्स ऑल्सो, बिकॉज एक वर्ग जो है, एक कैटेगरी जो है जो कि रिस्पेक्टेड मुस्लिम्स कहे जाते थे, और अगर वो इसका विरोध कर रहे हैं तो समटाइम्स इट बिकेम ए कॉज ऑफ टेंशन फॉर द रूलर्स टू। तो आप ये देखेंगे कि पेंटर्स के लिए येट इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया चेंज विद द टाइम। लेकिन अब आपको एक चीज और नोटिस करनी है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, द इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया, शरिया क्या है? लॉज बुक है ना, लॉज बुक ऑफ मुस्लिम्स, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है ये एक तरीके से इनके लिए, है ना।
तो इसको इंटरप्रेट किया गया, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं ना, ऐसे ही ये लोग शरिया इनके जो है ना लॉज़ की बुक है, फैमिली लॉज़ की बुक है, तो इसको ये क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं व्हेन दे नीड इट टू डू। हुँ, जब उनको लगता है कि ये चीज़ जो हमारे अगेंस्ट जा रही है और इससे हमको फ़ायदा हो सकता है, तो उसको वो फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो एक बार तो वो ये कहते थे कि जो है ना पेंटिंग करना अच्छा नहीं है, लेकिन लेटर व्हेन दे सॉ कि पेंटिंग से उनको फ़ायदा हो सकता है, तो फिर उनमें से कुछ लोग जो है वो पेंटिंग को परमिट करने लगे, अलाउ करने लगे और कुछ लोग जो है वो अभी भी पेंटिंग को अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना सोशल ग्रुप्स बन गए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बन गए जो कि इंटरप्रेट करते थे शरिया को और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि पेंटिंग के फ़ेवर में थे और कुछ लोग जो है वो पेंटिंग के अगेंस्ट में थे। तो frequently each group put forward an understanding of tradition that would best suit their political needs। ऐसा वो कैसे करते थे कि जिससे उनके राजनीतिक इरादे, राजनीतिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो शरिया के लॉज़ को चेंज करते थे या उसको इंटरप्रेट कर लेते थे, अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसका अर्थ निकाल लेते थे। मुस्लिम्स एम्पायर बिल्डिंग रेगुलरली कमीशन आर्टिस्ट। अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुस्लिम रूलर्स जो थे ना वो मुस्लिम रूलर्स जो थे वो एशियन रीजन्स में जो है क्या बोलते हैं कमीशन करने लगे। बहुत सारे लोगों को जो है ना मतलब इन्होंने अपॉइंट कर लिया कि वो पेंटिंग करेंगे और जो है ना मुस्लिम रूलर्स इन मैनी एशियन रीजन्स ड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ एम्पायर बिल्डिंग रेगुलरली कमीशन आर्टिस्ट टू पेंट देयर पोर्ट्रेट्स एंड सीन्स ऑफ लाइफ इन देयर किंगडम्स। मतलब कि अब यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स ने बहुत सारे रीजन्स में बहुत सारे जो है ना पेंटर्स को कमीशन करना शुरू कर दिया और जो है उनसे अपने लिए पोर्ट्रेट्स बनवाए और जो है ना क्या कहते हैं सीन्स बनवाए किंगडम्स के लिए जो है क्या बोलते हैं जो किंगडम्स के इम्पोर्टेंट जैसे या मतलब एक क्या बोलते हैं कोर्ट के सीन्स हैं या लाइव जो भी मतलब सीन्स हैं उनको जो है ना इन्होंने बनवाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब था कि एक कैटेगरी एक जो है ना ग्रुप ऐसा बन गया था जो कि पेंटर्स को कमीशन करता था, उनको अपॉइंट करता था और पेंटिंग को जो है ना उन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, मोटिवेट करना शुरू कर दिया था। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको बताया मुस्लिम रूलर्स की बात मैंने बताई आपको और मुस्लिम रूलर्स जो है ना वो सिर्फ जो है ना इंडिया में ही नहीं थे, देयर वर अदर रीजन्स आल्सो इन एशिया वेयर मुस्लिम्स वर रूलिंग एट दैट टाइम। स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सफाविद्स की, दे वर रूलिंग इन ईरान। तो जो सफाविद रूलर्स थे उन्होंने भी पेंटर्स को एनकरेज किया था और उन्होंने भी उनको कमीशन किया था और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना पेंटर का नाम आप याद रखेंगे वो है बेहजाद। ही वाज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट। ही वाज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट और ये कौन से किंगडम में थे, ये ईरानियन किंगडम में थे। ईरानियन किंगडम में जो वहां पे सफाविद्स रूल कर रहे थे, तो ही वाज एन ईरानियन पेंटर। ठीक है, कौन थे? बेहजाद, BIHZAD, बेहजाद। अच्छा, और ये जो ईरानियन पेंटर्स थे ये वहां पर पेंटिंग का काम करते थे एंड आपको ये पता है कि हुमायूं जो है वो उसको एक बार देश निकाला दिया था, फिर वो वापस आया था लौट करके इंडिया में। व्हेन ही केम हियर वो अपने साथ किसको लेकर के आया? पेंटर्स को लेकर के आया। वो अपने साथ किसको लेकर के आया था? पेंटर्स को। ठीक है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे उनके नाम थे मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। These were Iranian painters but were brought to Mughal Empire in India। तो ये कौन थे? मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। अब अब्दुल समद, SAMAD। Artists from Iran also made their way to Mughal India. Some were brought to the Mughal court, as in the case of Mir Sayyid Ali and Abdul Samad, who were made to accompany Emperor Humayun to Delhi। मतलब वो हुमायूं अपने साथ इनको दिल्ली लेकर के आए थे।
अदर्स माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि अपॉर्चुनिटीज की तलाश में खुद ही आए थे. दे वर ऑल्सो द फाइन आर्टिस्ट्स. A conflict between the emperor and the spokesman of Orthodox Muslims' opinion on the question of visual representation of living beings was a source of tension at the Mughal court. And अब यहाँ पे क्या था कि जो मुगल रूलर्स थे और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम स्पोक्समैन थे, उनके बीच में पेंटिंग को लेकर के, पेंटर्स को लेकर के एक अच्छा खासा टेंशन बढ़ गया था, हो गया था. ठीक है. आप यहाँ देखेंगे कि जो अकबर थे वो ब्रॉड माइंडेड थे. तो अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल जो कि राइटर है आईने अकबरी के, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक बार एम्परर ने ये कहा, एम्परर के वर्ड्स हैं ये, एग्जैक्टली एम्परर के वर्ड्स को कोट किया जा रहा है. तो उन्होंने कहा कि देयर आर मैनी दैट हेट द पेंटिंग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंटिंग को हेट करते हैं, पेंटिंग को पसंद नहीं करते हैं. बट सच मैन आई डिसलाइक, लेकिन उन लोगों को मैं डिसलाइक करता हूँ. ठीक है. बट आई डिसलाइक, इट अपीयर्स टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज अ यूनिक वे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है उसके पास एक अनोखा अंदाज है अपनी बात को कहने का. अपनी बात को कहने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का, अपनी कला के माध्यम से वो जो है, अपने कला के माध्यम से वो जो है लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, उनको कुछ जो है वो प्रदान कर सकता है. तो दिस इज अ यूनिक टैलेंट इन द आर्टिस्ट्स. ठीक है. दिस वाज द बिलीफ ऑफ अकबर. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से पेंटिंग को जब इनिशियली स्टार्ट किया गया तो इट वाज अपोज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, एंड हाउ इट was made popular and how it was interpreted in different ways according to the political needs of the people. Okay, now I will tell you the Akbarnama and the Badshahnaमा. अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अकबरनामा और बादशाहनामा, क्योंकि अकबरनामा के बारे में ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Whatever is written in the अकबरनामा, हम उसी को इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं. एंड वी आर स्टडिंग अबाउट अकबरनामा आईने अकबरी इन दिस बुक, इन दिस लेसन, in this chapter. तो अकबरनामा एंड द बादशाहनामा. नाउ वी वुड स्टडी कि अकबरनामा के राइटर कौन है और बादशाहनामा के राइटर कौन है और उसमें क्या मेंशन किया गया है. ठीक है. बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. ठीक है. जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं. पेरेंट्स भी सोए हुए हैं, वो खुद भी सोए हुए हैं. तो जो सो रहे हैं उनको सोने दो, जो जाग रहे हैं उन्हीं को कुछ मिलेगा. Among the important illustrated Mughal chronicles, the Akbarnama and the Badshahnama are the most well known. Akbarnama and Badshahnama, these are the two chronicles which are most important. इसीलिए हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Each manuscript contained an average of 150 full or double page paintings of battles. मतलब दोनों बुक में ईच मैन्युस्क्रिप्ट, ये दो मैन्युस्क्रिप्ट है और इसमें 150 एवरेज है, ये 150 फुल डबल पेज. उसमें क्या है, सीन है. उसमें किस चीज के सीन है, बैटल्स के, सीजेस के, हंट्स के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कोर्ट सीन्स है, एटसेट्रा. माने इनमें जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें 150 पेज तो क्या है, सिर्फ जो है वो सीन्स हैं. सीन माने पेंटिंग्स हैं. अब वो पेंटिंग्स किस चीज की है, लड़ाइयों की है. मतलब कि कौन जो है वो किस तरीके से अटैक करता है. ठीक है. अब जो लाइव सीन्स है मतलब बनाए गए हैं, पेंटर्स ने बनाए हैं. एंड कंस्ट्रक्शन के सीन्स हैं, बैटल्स के सीन है. ठीक है. कोर्ट के सीन है, एंड हंट्स, शिकार करने के सीन है, एटसेट्रा. द ऑथर ऑफ द अकबरनामा का जो ऑथर है कौन है, वो अबुल फजल. Abul Fazl is the author of the Akbarnama.
ग्रू अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा। अबुल फजल जो है वो एक कोर्टियर थे अकबर के दरबार में, और वो आगरा में ही बड़े हुए, आगरा में ही वो बड़े हुए, उनका बचपन बीता। ही वॉज widely read in Arabic, Persian, Greek philosophy and Sufism. He was intellectual, he was a scholar. उसको कौन कौन सी भाषाएं मालूम थी, कौन कौन सी भाषाएं उनको उनको आती थी? ही न्यू अरेबिक, अरेबी भाषा आती थी, अरबी भाषा आती थी, पर्शियन आती थी, ग्रीक आती थी, और इसके अलावा जो है ना, जो ग्रीक फिलोसफी है, अरस्तु वाली, अरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, इनकी जो फिलोसफी है, और सूफिज्म, इन सब के वो लर्न्ड मैन थे, मतलब सब कुछ उन्होंने सीखा हुआ था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, ही वॉज अ स्कॉलर। Moreover, he was a forceful debater and independent thinker who consistently opposed the views of the conservative ulema. अबुल फजल अकबर के खास मित्रों में से भी एक थे, उनके नवरत्न में से भी एक थे। तो अकबर के आइडियाज का, बिलीफ्स का अबुल फजल पर भी गहरा असर था, और इसीलिए मैं यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ क्या, कि अबुल फजल जो है वो ब्रॉड माइंडेड थे, और इसीलिए उन्होंने उलेमा जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, उनके विचारों का खंडन किया, उनका विरोध किया, ठीक है। अपोज द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव माने रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी उलेमा थे उनके विचारों का इन्होंने खंडन किया, उनके विचारों को इन्होंने अपोज किया। These qualities impressed अकबर, और इससे अकबर बहुत इम्प्रेस हुए, who found Abul Fazl ideally suited as an advisor and a spokesman for his policies. इन सब बातों से वो अबुल फजल से बहुत प्रभावित हुए अकबर, और फिर इसलिए उन्होंने अकबर ने अबुल फजल को मतलब एक जो है ना अप्रोप्रिएट पर्सन के रूप में देखा, कि वो जो है क्या कर सकते हैं, कि वो उनका एक एडवाइजर हो सकते हैं, और जो उनकी पॉलिसीज है उसके लिए एक बहुत अच्छे स्पोक्समैन हो सकते हैं। One major objective of the emperor was to free the state from the control of religious orthodoxy. अकबर was fed up कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थे, आइडियाज थे, या जो उनके बिलीवर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो अकबर को अपने मन मुताबिक काम नहीं करने देते थे। तो इसीलिए अबुल फजल की मदद से वो इन ऑर्थोडॉक्सी उलेमा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। वो इनका इंटरफेरेंस, इनकी जो इंटरप्शन था कामों में, पॉलिसीज में, कोर्ट में, वो पसंद नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि इनसे उनका पीछा छूट जाए। In his role as court historian, Abul Fazl both shaped and articulated the ideas associated with the reign of Akbar. अबुल फजल मतलब एज अ पर्सन जो है वो क्या बोलते हैं, जो अकबर है उनके एक तरीके के समर्थक तो बनी गए, सपोर्टर तो बनी गए, तो इस तरीके से कम उनके वोट कुछ तो बढ़े। तो इसलिए जो है अबुल फजल जो है ना, उनके आइडियाज को, अकबर के आइडियाज को जो है ना एसोसिएट करने लगे, और उनको जो है ना आगे उनको सपोर्ट करने लगे। Beginning in 1589, Abul Fazl worked on the Akbarnama for 13 years. 1589 में शुरू किया, और अबुल फजल ने 13 इयर्स तक अकबरनामा को लिखने का काम शुरू कर दिया। 1589 में ही स्टार्टेड, और 13 साल तक जो है ना वो लिखते रहे, रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट। अब जो वो लिखते थे ना, उसको बार बार जो है ना उसको रिवाइज करते रहते थे, बार बार जो है ना उसको चेक करते रहते थे कि सही लिखा जा रहा है या उसमें कुछ गलतियां आ रही हैं। The chronicle is based on a range of sources including actual records of events, वाकई, official documents and oral testimonies of knowledgeable persons. देखो, जब हम कोई बुक लिख रहे हैं या हम कुछ भी जो है ना राइटिंग का काम कर रहे हैं, तो we need sort of information, we need sort of sources, कि हमें वो आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं। एक आदमी अकेला कितना सोचेगा, और फिर क्या वो मतलब सब कुछ जानता है?
अब इतनी मोटी क्रॉनिकल लिखी जा रही है, इतनी बड़ी क्रॉनिकल लिखी जा रही है, तो उस क्रॉनिकल के लिए ही नीड्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम में किस तरीके से किया जाता था। मान लीजिए कि अगर वो अपनी आर्मी के बारे में लिख रहे हैं, तो आर्मी में कैसे अपॉइंटमेंट्स होते थे, कौन जो है ना हेड होते थे, क्या काम किया जाता था। अब हाउस होल्ड के बारे में है, तो जो है ना शाही घराने के बारे में है, तो वो लिखा जाना है। टैक्सेशन के बारे में लिखा जाना है, जमीन के बारे में लिखा जाना है, लैंड रेवेन्यूज के बारे में लिखा जाना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको सोर्सेस चाहिए होते थे। तो सोर्सेस के लिए क्या होता था, रिकॉर्ड्स ऑफ एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स जो वास्तव में हुए हैं। और इसके अलावा कि रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स, इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल टेस्टिमनीज। ओरल टेस्टिमनीज का मतलब क्या है कि ओरली हम लोग बहुत सी बातें ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जो ओरल टेस्टिमनीज हैं उनको भी सुना जाता था, एंड जहां कहीं उनको लगता था कि ये रिकॉर्डेबल है तो उनको रिकॉर्ड किया जाता था। तो नॉलेजेबल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट थी। नॉलेजेबल पर्सन्स मीन्स दोज हु हैव ग्रेट नॉलेज, कि वो सही रिकॉर्ड दे सकें, सही रिकॉर्ड्स को जो है ना अबुल फजल तक पहुंचा सकें, बिना बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी उसमें जो है चेंज के, बिना कोई उसमें उसके साथ छेड़छाड़ किए बगैर उनको ओरिजिनल जो है ना वो इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो इसके लिए नॉलेजेबल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। अकबरनामा एक बड़ी बुक है और उसको 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनने की बात है ये। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब उसमें किसमें क्या लिखा गया है ये समझना है आपको। Into 3 books of which the first 2 are chronicles। उसमें से 2 पहले जो है वो क्या है, chronicles है। Akbarnama is divided into 3 parts and out of this first 2 are chronicles। The third book is the आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है वो थर्ड बुक है, अकबरनामा का पार्ट है, वो अकबरनामा का पार्ट है और वो थर्ड बुक है। The first volume contains the history of mankind from Adam to one celestial cycle of Akbar's life 30 years। जो फर्स्ट वॉल्यूम है, उस फर्स्ट वॉल्यूम में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो मतलब हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, आदम और ईव, है ना, इसकी आपने स्टोरी सुनी होगी कि ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो जो है ना क्या बोलते हैं, आदम और ईव, इनकी जो स्टोरी है उसको इसमें डेपिक्ट किया गया है। कौन से में, फर्स्ट वॉल्यूम में इसको एक्सप्लेन किया गया है। from of mankind from आदम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, और उसके बाद फिर अकबर की लाइफ को भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अकबर की जो साइकिल है, अकबर का जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 30 ईयर्स का है, जहाँ पे उसने रूल किया है, ठीक है। तो उनको भी इसमें एक्सप्लेन किया, उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उस स्टोरी के साथ में इस स्टोरी को मैच किया गया है और इसके साथ उसके साथ में इसको भी जो है ना एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या बनाया गया है, आदम ईव माने व्हेन द ह्यूमन इवोल्यूशन, मैनकाइंड का जो इवोल्यूशन हुआ, और उसको जो है ना सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, और उसको अकबर की लाइफ के साथ में जोड़ा गया है, ठीक है। और अकबर की लाइफ जो है वो यहाँ पे कितनी है, 30 ईयर्स, माने लाइफ यहाँ पे कुल जीवन नहीं, यहाँ पे लाइफ का मतलब है कि जब उन्होंने रूल किया, ठीक है। सेकेंड वॉल्यूम क्लोजेज इन द 46th रेगनल ईयर। जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें 46 रेगनल ईयर माने कि 1601 ऑफ अकबर, मतलब कि अकबर का जो 1601, मतलब जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें सेकंड 1601 तक का जो पीरियड है वो उसमें इन्वॉल्व किया गया है। मतलब क्लोज होता है, मतलब इस पीरियड तक उसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, इस पीरियड तक उसमें वर्णन किया गया है। द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल फेल विक्टिम। अब जब देखो फर्स्ट वॉल्यूम हो गई, सेकंड वॉल्यूम हो गई, थर्ड यहाँ पे दूसरी वॉल्यूम नहीं, तीसरी वॉल्यूम यहाँ पे नहीं हुई है। हमने फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, सेकंड वॉल्यूम के बारे में
पढ़ा, लेकिन जब सेकंड वॉल्यूम पूरा हुआ तो उसके बाद फिर जो है ना अबुल फजल के साथ में क्या हुआ, अबुल फजल को उस समय पर क्या हुआ कि ही वाज ट्रैप्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी। क्या कॉन्स्पिरेसी थी? प्रिंस सलीम कौन थे? जहांगीर। हु वाज प्रिंस सलीम? प्रिंस सलीम वाज जहांगीर। जहांगीर के साथ में एक कॉन्स्पिरेसी में उनको पकड़ा गया, मतलब कि वो उस जाल में फंस गए। whether he was victim or not हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, whether he was culprit or not ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, बट हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि वो एक जालसाजी में फंस गए, ठीक है। एंड was murdered by his accomplice वीर सिंह बुंदेला, और उसका जो है वो मर्डर कर दिया गया, ठीक है। fell victim to a conspiracy hatched by Prince Salim and was murdered by his accomplice वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं अकबरनामा के बारे में, और अकबरनामा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट 2 है वो क्रॉनिकल्स है, और जो थर्ड बुक है वो है आईने अकबरी। और फिर हमने देखा कि जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें क्या बताया गया है, उसमें एडम एंड ईव के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद अकबर्स लाइफ फॉर 30 इयर्स। और जो उसके बाद सेकंड वॉल्यूम है उसमें बताया आपने कि ये 46 रेगनल ईयर जो कि रूल था 1601 की जो बात है, तो 1601 में ये सेकंड वॉल्यूम कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो है वो अबुल फजल नहीं लिख पाया, क्योंकि अबुल फजल खुद एक कॉन्स्पिरेसी में फंस गया था, और जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। किसने कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि द अकबरनामा वाज रिटन टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस। अकबरनामा जो एक बड़ा क्रॉनिकल है, इट वाज रिटन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अकबर्स रेन। अकबर के रूल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए इस बुक को लिखा गया था। इन द ट्रेडिशनल डायक्रॉनिक सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, अब मतलब जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ऑल दोज वर रिकॉर्डेड इन दिस क्रॉनिकल, as well as in the more novel sense of giving a synchronic picture of all aspects of अकबर्स एम्पायर। इसके अलावा और जो अकबर के एम्पायर की खास बातें थी, जैसे उसकी जोग्राफिकल फीचर्स हैं, उसके सोशल कंडीशंस हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, उसकी कल्चरल कंडीशंस हैं, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी, है ना, विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी को रेफर किए बगैर इन सब बातों के बारे में भी इसमें एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। वहां की ज्योग्राफी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेशन सबको एक्सप्लेन किया गया। इन द आईने अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड, और आईने अकबरी में मुगल एम्पायर को जो है ना प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि एक डाइवर्स पॉपुलेशन के बारे में इसमें लिखा गया है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, मुस्लिम सब मिल करके रहते हैं। माने कि इसमें इन चीजों को भी वर्णन किया गया है। इसका मतलब है कि ये एक तरीका था अपने एम्पायर, अपने रूल के बारे में आने वाली जनरेशन्स को इंफॉर्मेशन देने का, और अपनी जो महानता है या अपनी जो क्या बोलते हैं अपने को एक इफेक्टिव और एक इम्पोर्टेंट रूलर के रूप में स्थापित करने का। Abul Fazl wrote in a language that was ornate and which attached importance to diction and rhythm. अबुल फजल ने कैसा लिखा है? आप जब हिंदी में याद करते हो ना किसी लेखक की, किसी जो है ना पोइट की जीवनी, तो आप उसमें लिखते हो ना कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो आप उसमें लिखते हैं कि भाषा बहुत ही जो है वो क्या बोलते हैं सरल है, बहुत ही जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको अलंकारों का यूज किया गया है, उसमें जो है मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, और जो है ना
कैसी खड़ी बोली है या किस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है। तो जब उसमें आप उसको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस लैंग्वेज में अबुल फजल ने इस बुक को लिखा है अकबरनामा को, तो उसमें उन्होंने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो भाषा जो है वो कैसी है उनकी, बहुत ही शानदार है। ऑर्नेट माने ऑर्नेट का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको हम कहेंगे सुसज्जित, लेकिन यहाँ पे सुसज्जित माने कोई चांद तारे नहीं जोड़े गए हैं, उसके साथ कोई जो है ना ऑर्नामेंट्स नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पे चांद तारों का, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्नेट का मतलब होगा कि मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी वो क्या बोलते हैं, रिदमेटिक लैंग्वेज का क्या बोलते हैं, भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसको जब हम जब इसको पढ़ा जाता है तो लगता है जैसे कोई रिदम जो है वो चल रही है। एज टेक्स्ट वर ऑफन रेड अलाउड, क्योंकि जो ये टेक्स्ट थे इनको जोर से पढ़ा जाता था। जैसे अगर हम अपने हनुमान चालीसा या हम कोई जो है रामायण पढ़ते हैं, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही एक रिदम उसमें बन जाती है। तो इसी तरीके से एक लय, एक ताल जो है ना वो इसमें भी बनती है। दिस इंडो पर्शियन स्टाइल वॉज पैट्रोनाइज्ड एट कोर्ट। ये इंडो पर्शियन स्टाइल थी। What is this? This was Indo-Persian style at court, and there were a large number of writers who wanted to write like अबुल फजल, और बहुत सारे राइटर्स थे जो अबुल फजल को कॉपी करना चाहते थे। इसमें 2 पैराग्राफ अभी रह गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये मैं अभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं आपको जो है कल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अभी मेरे पास 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, 37